ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम अकाउंटिंग का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो जो कुछ पढ़ा है वो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, इसका लिंक देखा फाइनेंस के साथ, फिर हमने अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी। आपने अक्सर जो बार बार एक एक लफ्ज सुना होगा अकाउंटिंग में, वो लफ्ज होगा डेबिट एंड क्रेडिट्स। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, इस डेबिट को हम नॉर्मली डी आर से शो करते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट का जो लफ्ज है उसे हम सी आर से शो करते हैं नॉर्मली। और ये डेबिट और क्रेडिट के लफ्ज बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप समझ लें ये डेबिट और क्रेडिट जो है वो बिल्कुल उस तरीके से अकाउंटिंग में जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम प्लस या माइनस की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ का दूसरा रूप। अगर एक कॉइन है, उस कॉइन का एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्रेडिट है। ये डेबिट और क्रेडिट कहाँ से इवॉल्व करते हैं, ये लंबी चौड़ी डिस्कशन है। लेकिन इसका जो सबसे बेसिक सोर्स है अकाउंटिंग में, उसके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी सी बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली हमें किसी भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लें, एक बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है जो कि अकाउंटिंग एक्सप्लेन करती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है हमें, मैं अगर इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन मींस रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू सोर्स ऑफ रिसोर्स। सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप देखें रिसोर्सेज क्या है। मैं फर्ज कर लेता हूँ एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं फर्ज कर लेता हूँ कि उसके रिसोर्सेज क्या हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश मौजूद है, पहला रिसोर्स। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास फर्नीचर मौजूद है, रिसोर्स है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास मशीनरी मौजूद है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लैंड मौजूद है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्डिंग मौजूद है, या बिल्डिंग मौजूद है। ठीक है, अब ये उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या चीज़ें आ गई, ये उन सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज आ गए जिसकी मदद से वो काम करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये आए कहाँ से हैं? ठीक है, ये रिसोर्सेज कहाँ से आए? ये रिसोर्सेज जी इस तरीके से आए कि कुछ रिसोर्स वो हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है या मालिकान है, उनका अपना पैसा है। दैट इज व्हाट इक्विटी। और कुछ पैसा ऐसा है जो कि उन्होंने बैंक से लोन लिया या लोगों से लोन लिया या किसी और तरीके से हासिल किया, दैट इज व्हाट डेट। ठीक है, और डेट को हम आम केस में, जो कि ये हमें पैसे वापस करने होते हैं, तो ये लाइबिलिटी भी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन एसेंस में क्या कह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ एसेट्स। ठीक है, आप देख लें ये जो सारे रिसोर्सेज मैंने लिखे हैं, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या है? ये एसेट्स जो मैंने बात की थी। और दूसरी साइड पे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज के केस में मुझे ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि रिसोर्सेज कौन से हैं। मैंने अभी बताया कि रिसोर्सेज या तो कहाँ से आएंगे, या सो वो आएंगे लाइबिलिटीज से, या फिर वो कहाँ से आएंगे, अगर लाइबिलिटीज से नहीं आएंगे तो फिर वो कहाँ से आएंगे? फिर वो आएंगे कि वो आपका अपना पैसा होगा, इक्विटी। ठीक हो गया? तो ये जो इक्वेशन है, ये जो बेसिकली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसका मतलब है मेरे बिजनेस के पास 10 लाख रुपए हैं, या तो वो 10 लाख रुपए उधार से आया होगा, या वो 10 लाख रुपए मेरा अपना होगा इक्विटी का, या वो 10 लाख रुपए इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी। इसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं हो सकता। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हर हालत में बराबर होनी है। ठीक है,
और इंतहाई आसान सिचुएशन में मैं ये बताने की सिचुएशन में होऊंगा कि ये जो एसिड साइड है, दिस साइड को मैं अगर डेबिट बोल दूं तो ये साइड डेबिट हो गई, और ये जो दूसरी साइड है पूरी ये क्रेडिट होगी, क्योंकि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा इन दोनों की इक्वेशन एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब है, मैं आसान केस में बता रहा हूँ, आसान केस में वो ये है कि तमाम एसेट्स मेरे लिए डेबिट है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, यानी कि फर्नीचर अगर मैंने खरीदा है दैट इज डेबिट, कैश मेरे पास आ रहा है दैट इज डेबिट, लैंड मैंने खरीदी है दैट इज डेबिट। ठीक है, नॉर्मल केस में डेबिट है। अगर मेरे पास ये एसेट्स कम होना शुरू हो जाएगा, अब रिवर्स साइड हो गई। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस है, तो अगर एसेट जब आ रहा था तो डेबिट था, अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने उसको सिंपल सेंस में उसको रिवर्स कर दिया। इसी तरीके से लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, नॉर्मली इक्विटी क्रेडिट है, लेकिन अगर ये मेरे पास कम हो रही होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, मैं इसको डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड कर। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको अभी हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको बताया कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, समराइजिंग देम, क्लासिफाइंग देम एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि जो बेसिक मकसद है अकाउंटिंग के प्रोसेस का वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। लेकिन मैंने उस वक्त आपको ये नहीं बताया कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या चीज़ें हैं असल में। ठीक है, चलें थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस कर लें। अकाउंटिंग अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 किस्म की स्टेटमेंट्स पे कंसिडर करती है, पे कंसिस्ट करती है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक स्टेटमेंट बताऊंगा जो कि आपको बड़े आसानी से, जिसकी आपको ज़रूरत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये वो स्टेटमेंट है जिसके लिए जो बिल्कुल एक जो नाम आज तक मशहूर है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन असल में आप समझ लें ये बिल्कुल रेप्लिका है, किस चीज का, रेप्लिका ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, ये आप इसको इस तरह समझ लें कि बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन का रेप्लिका है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है विच इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income. Okay, this is also called statement of income. ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम इसका बहुत ही खास नेम है जो कि बहुत दफा इस्तेमाल होता है, बहुत दफा नहीं भी होता, अदरवाइज इट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, अब आप जरा सिचुएशन जरा देख लें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली रेप्लिका है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम असल में किस चीज़ की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ एक खास किसी डेट के ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। ये डेट नॉर्मली क्या होती है, ये डेट नॉर्मली या तो दिसंबर 31 हो सकती है किसी भी साल की, या फिर पाकिस्तान में ये बहुत दफा जून 30th भी होती है किसी भी साल की। ठीक है, तो मैं इसके लिए जो लफ्ज लिखता हूँ वो कैसे लिखता हूँ, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एज ऑन दिसंबर 31st। ठीक है, इसमें ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जी दिसंबर 31st को क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो जाहिर है दिसंबर 31st को मैं क्या बताने की सिचुएशन बनूंगा, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कितने थे, उसी ऑर्गेनाइजेशन की
लाइबिलिटी कितनी थी या लाइबिलिटीज कितनी थी, और बताने की कोशिश करूंगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी, या जो दूसरा लफ्ज यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी, कंपनीज के केस में कि शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी थी। ठीक है, तो ये तीन जो आपके जो बेसिकली पोजीशंस हैं फाइनेंशियल, जो आपका बैलेंस शीट है वो बेसिकली इन तीन के बारे में डिस्कस करती है। जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, कि किसी भी बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या उसकी इक्विटी वगैरह की पोजीशन है। ठीक है, मैं अगर एक छोटा सा आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की कोशिश करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कुछ इस तरीके से कहूंगा कि फर्ज करें कंपनी का नाम मैं कहता हूँ XYZ कंपनी। ठीक है, नाम मैं इसका यहाँ पे लिखूंगा अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नीचे में मैं लिखूंगा, डेट लिखूंगा इसकी एज ऑन जून 30th 2019। ठीक है जी, फर्स्ट करें मैंने इसको यहाँ तक लिख लिया, और अब मैं इसको यहाँ पे निशान लगाता हूँ कि जी यहाँ से लाइन आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं। ठीक है, अब वो एसेट्स की क्या सिचुएशन है, फर्स्ट करें मैं आपके पास बताता हूँ कि कैश इस कंपनी के पास कितना है। मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी के पास अकाउंट्स रिसीवेबल्स कितने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी के पास इन्वेंट्री कितनी है। मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के पास प्लांट इक्विपमेंट कितना है। मैं आपको बताता हूँ उस कंपनी के पास फर्नीचर कितना है। मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ फिगर बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरीके से फिगर फर्ज करें मेंशन कर ली। अ, ये मेरे पास कुछ फिगर्स आ गई और मैंने इनको टोटल कर लिया, तो ये मेरे पास जो सिचुएशन आ गई वो क्या आ गई कि ये मेरे पास क्या है जी, दीज आर टोटल एसेट्स। ये मेरे पास टोटल एसेट्स की सिचुएशन बन गई है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके मुकाबले में अब अगेन आप याद रखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब दूसरी साइड पे क्या चीज आएगी, दूसरी साइड पे आएगी जी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो भी आप इसके लिए नाम रखा हुआ आपने। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहले मैंने कर दिया जी अकाउंट्स पेएबल, नॉर्मल सा, जो आपके नॉर्मल जो पेएबल्स होते हैं। मैंने कह दिया जी फर्ज करें इस बिजनेस ने कोई बड़ा बैंक लोन भी लिया हुआ है। ठीक है, उसको भी मैंने इसके अंदर एज्यूम कर दिया। उसके बाद इस कंपनी ने शेयर कैपिटल या जो अमाउंट भी इसके अंदर अपना इन्वेस्ट हुई हुई है, मैं अभी बिल्कुल सिंपल सा जो कि केस बता रहा हूँ, तो मैंने वो शेयर कैपिटल की बात डाल दी। और यहाँ पे एक नॉर्मली हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंपनीज की केसेस में, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब वही होता है कि जिस तरीके से अर्निंग से जाहिर है कि वो प्रॉफिट जो कि बिजनेस के अंदर मौजूद हो, रिटेन किया गया हो। अब मैं यहाँ पे भी इसी तरीके से बात कर लूँ कि फर्ज कर लें ये मेरा वो है, और ये मेरे पास बैंक लोन की फिगर है, तो मैंने दिस प्लस दिस फिगर कर दी, तो ये मेरे पास अ, फर्ज कर लें कि कुछ थोड़ी सी सिचुएशन आ गई है मेरे पास एसेट्स की शक्ल में। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट कर लूँ ताकि ऊपर वाला फॉर्मेट मेरे सामने मौजूद रहे। ठीक हो गया जी। आगे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो शेयर कैपिटल की जो फिगर है वो फर्ज कर लें, मैं ये कहता हूँ कि वो 1 मिलियन है। ठीक है, और एक फिगर मैं थोड़ा सा इसको
अगर मालूम कर लूँ कि मेरे पास रिटेन अर्निंग की सिचुएशन क्या है, तो वो ज़ाहिर है क्या है। तो मेरे पास रिटेन अर्निंग की जो फिगर है वो तकरीबन है 313 450। तो मैं अगर इनका भी यहाँ पे सम ले लूँ दोनों का, तो ये फिगर बन गई। और जब मैं यहाँ पे इनका टोटल कर लूँ, दिस प्लस दिस फिगर, तो ये मेरे पास जो फिगर है ये आ गई जी, टोटल लाइबिलिटीज। तो मुझे ये जो बिजनेस है, इसकी जो टोटल इनकम जिस तरीके से बनी है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग ज़रा सही कर रहा हूँ ताकि खराब ना लगे ये और आपको।
बुरा ना लगे देखने में। तो ये मैंने जी कर लिया कि इस कंपनी की टोटल जो रेवेन्यू है वो बेसिकली कितना आ गया जी। ये मुझे पता चल गया कि जी दिस इज द रेवेन्यू। ठीक है। अब ये जो कि आपने जो कि चीज़ें बेची है बहुत सारी, तो ये जो रेवेन्यू है इसमें से मैं सबसे पहले लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेस मैं आपसे कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान मैंने बेचा है वो मैंने खरीदा या बनाया कितने का था। फर्ज करें वो मैंने इतने का बनाया था जी। अब जो पहली फिगर आई वो कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ये बड़े थोरोली समझना है इसलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो पहली फिगर आई वो क्या आई जी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने क्या किया, आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस किया ताकि आपके पास क्या चीज आ सके, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करते हैं क्या क्या चीजें। अब आप जरा देख लें, आप लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो वाले एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। इनमें दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, एक कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बेसिकली कौन कौन से हैं आप अगर देखना चाहें जी। रेंट एक्सपेंस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई एक्सपेंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यानी कि वो तमाम एक्सपेंस जो कि बिजनेस को चलाने के लिए नॉर्मली आपको चाहिए। कुछ और ऐसे एक्सपेंसेस आप अगर चाहें तो इंटरनेट एक्सपेंस डाल दें या और कोई ऐसे एक्सपेंसेस आप डाल दें। ठीक है। अ, मैंने यहाँ पे फर्ज करें लिख ली ये फिगर जी। अ, तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास इसका टोटल आ गया जी कि ये मेरे क्या हैं, दीज आर माई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, दूसरे एक्सपेंस कौन से होते हैं। दूसरा एक्सपेंस कहलाता है नॉर्मल केस में सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। कि जी सामान ज़ाहिर है आपने प्रॉफिट कमाने के लिए सामान बेचना भी तो है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो मेजर टाइप्स हो गई, एक टाइप कहलाने लगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दूसरी टाइप कहलाने लगी सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट कर लें मैंने कहा जी सेल्स कमीशन, और मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। यानी कि ये दोनों एक्सपेंस फर्ज करें हो गए। अब मैंने इसकी भी इसी तरीके से फिगर कोई उठा ली। ये मेरे पास इसकी सिचुएशन आ गई दिस प्लस दिस। तो ये मेरे पास ये आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों को मैं अगर यहाँ पे जमा कर लूँ तो मुझे ये पता चल गया कि दीज आर टोटल माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। इसको अब मैं अगर यहाँ से लेस कर दूँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने जब लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मेरे पास ये जो फिगर आई, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यानी कि हम इसको आम जबान में एक और लफ्ज कहते हैं EBIT। ठीक है। तो EBIT जो आ गया वो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया है, EBIT। ये मेरे पास ही पहला लफ्ज आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 463। अब चूंकि नजर आ रहा है इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग, अब मैं इसमें से लेस करता हूँ लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। ज़ाहिर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि आपने ये बैंक लोन लिया हुआ है। अगर नहीं लिया हुआ तो कोई एक्सपेंस नहीं होगा। फर्स्ट कर ले मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 82,000 हो गया, मैंने दोबारा इसमें से इस एक्सपेंस को माइनस किया, तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माय अर्निंग। अब चूंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो निकल चुका है
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि ये टैक्स की क्या सिचुएशन है। फर्स्ट करें मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे टैक्स आ रहा है जी 20% के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने इस पे 20% का रेट लगाया। अब मेरे पास ये जो सिचुएशन आई, ये मेरे पास आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये मेरे पास वो वाली फिगर आ गई जिसके ऊपर मैंने असल में सारा का सारा काम किया, ठीक है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो कि बड़ी मेजर किस्म की स्टेटमेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो ये दो स्टेटमेंट है जिनके साथ हमें अल्टीमेटली प्ले करना पड़ेगा समहाउ किसी न किसी लिहाज से, ठीक है। ट्रू सेंस में फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 5 स्टेटमेंट्स पे मबनी होती हैं। मैंने जिस तरह यहाँ पे शुरू में आपको बताया कि मैंने आपको ए की स्टेटमेंट बता दी, बी की बता दी, मैं आपको ज़रा बता दूं सी स्टेटमेंट जो है दैट इज नॉर्मली कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन हम इसको इंशाल्लाह बाद में कभी कर लेंगे जब टाइम मिलेगा। दैट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट होती है दैट इज नोट्स टू, या आप इसके नाम में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नोट्स एंड पॉलिसीज, ये मुख्तलिफ इसके नाम हो सकते हैं। सो दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आपका जो प्रैक्टिकली जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अकाउंटिंग के अंदर वो 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, which starts from statement of financial position, then statement of income, then cash flow statement and all that, और ये उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेट है, ठीक है जी। ये हमारा इस दफ़ा का लेक्चर था। बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से इसकी सिचुएशन समझ आ जाएगी, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप नेट से कोई एक छोटी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करें किसी भी बड़ी कंपनी की और देखें कि उसमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स किस किस साइड की होती हैं, ठीक है। अब हम इससे अगला टॉपिक थोड़ा सा शुरू करेंगे, ताकि आप इसको रीजनेबली हैंडल कर सकें। थैंक यू डियर। मैं आपको ये एक्सेल की शीट और ये वीडियोस भेजता हूँ, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।